नमस्कार दोस्तों। कॉस्मोपॉलिटन स्टडी एग्ज़ाम क्रैकर पे आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा जो एनसीईआरटी प्लान चल रहा है, जिसमें आपका मॉर्निंग में हिस्ट्री एनसीईआरटी चल रही है और इवनिंग में ज्योग्राफी की एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी 6 क्लास की चल रही है। जैसे कि हमने उसमें 4th चैप्टर या 5th कंप्लीट कर लिए थे, तो चलिए आज कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आज हम जो 5th चैप्टर पढ़ेंगे, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल और पृथ्वी के प्रमुख स्थलमंडल। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था पहले भी, मैं आपको मेनली बुक से ही पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि आप डायरेक्ट लाइन टू लाइन आप सेल्फ देख सकें और सेल्फ समझ सकें। और आपके पास अगर एनसीईआरटी की बुक है तो उस पर आप अंडरलाइन करके दोबारा जब रिवाइज़ करें, जो पॉइंट अंडरलाइन कर रहे हैं वही पॉइंट आप रिवाइज़ करें। आप पूरी बुक जो कंप्लीट बुक है उससे पर ध्यान ना दें, तो आपका जल्दी से अर्ली से रिवीजन हो जाएगा और आपके लिए बेनिफिट रहेगा कि आप जो पॉइंट पढ़ना जो इम्पॉर्टेंट है उस पर आप पढ़ भी लेंगे और आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है, जैसा कि मल्टी टाइम रिवीजन सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है। पढ़ने के लिए तो हम काफ़ी नॉलेज के लिए काफ़ी बुक पढ़ लेते हैं, बट बाद में प्रॉब्लम ये आती है कि हमें उसमें याद नहीं रहता, क्योंकि हमने रिवीजन किया नहीं होता है। तो इसलिए हम मेन इम्पॉर्टेंट है कि आप जल्द से जल्द कंप्लीट करें आपका कोर्स और उसे मल्टी टाइम रिविजन्स करें, तभी वो आपके लिए बेनिफिट होगा। और सोर्स लिमिटेड रखें। ठीक है, तो इसलिए अगर ज्योग्राफी के लिए आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनसीईआरटी जो आप 6 to 12th के एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ओल्ड एनसीईआरटी से आप मैपिंग कर लीजिए और न्यू एनसीईआरटी से आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। बस इनफ इतना, आगे आपको अदर कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की नीड नहीं है। ठीक है, ज्योग्राफी के लिए। बट हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए आप जैसे पॉलिटी तो लक्ष्मीकांत सब बताते हैं, तो पॉलिटी के लिए तो लक्ष्मीकांत अगर आपने पढ़ लिया अच्छे से तो आपका क्लियर हो जाएगा पॉलिटी सब्जेक्ट। बट पॉलिटी में भी काफ़ी लोगों को मैंने देखा है जो लक्ष्मीकांत को उसमें ऐसे चैप्टर पढ़ते रहते हैं, ऐसे पॉइंट पढ़ते रहते हैं जो किसी काम के पॉइंट नहीं है। आपको उतना पढ़ना है। आप पहले सबसे, अगर आप प्रिपरेशन करने जा रहे हैं या आपने अभी जस्ट स्टार्ट किया है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए बेहतर होगा आप दिशा पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले आइए और उस क्वेश्चन पेपर को आप 15 दिन में सारे क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। उसमें जैसे कि सब्जेक्ट वाइज दे रखा है, तो आप हिस्ट्री के क्वेश्चन पूरे देखिए। उसके बाद आपके माइंड में आएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने नहीं देखा और आप पढ़ रहे हैं तो आप समझ नहीं पाएंगे, इतना सब्जेक्टिव नहीं हो पाएंगे कि आपको क्या पढ़ना है और कितने पॉइंट निकालने हैं। तो उससे आपका टाइम वेस्ट होगा और सिलेक्शन भी लेट होगा। तो इसके लिए सबसे बेहतर यही है कि आप दिशा पब्लिकेशन या कोई भी पब्लिकेशन लीजिए। जैसे कि मैं कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ किसी पब्लिकेशन का, आप एक गाइड लाइए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दे रखा हो, उससे कंप्लीट आप प्रैक्टिस कीजिए। एक बार 10 से 15 दिन लगेंगे। कंप्लीट देखिए, सब्जेक्ट वाइज या आप पेपर वाइज देखें। उसके बाद आप माइंड में एक बार क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और कौन से पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। उस पॉइंट से मिलता जुलता कोई पॉइंट मिलेगा तो आप इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की ज्योग्राफी। जैसे कि मैं आपको मेनली मेरा फोकस जो रहता है आपको बताता रहूँ कि आपको कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है जो आपके लिए बेनिफिट रहे। ठीक है, चलिए परिमंडल के बारे में पढ़ते हैं आज। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, ये मैं लाइन टू लाइन पढ़ रहा हूँ जिससे कि आपको लगे कि हाँ लाइन टू लाइन आपने पढ़ा है, बट जो इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपके याद रखने के लिए है। मैं अंडरलाइन सिर्फ उसी पॉइंट को कर रहा हूँ और आपको नेक्स्ट रिवीजन जब करते हैं तो आपको सिर्फ वही पॉइंट पढ़ना है। ठीक है, पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं, आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं, भूमंडल, गैसों की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर है, वायुमंडल जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड दूसरी गैसें। ठीक है, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, स्थलमंडल। तो इसमें पृथ्वी के परिमंडल बता रहा है, जैसे कि भूमंडल बताया, वायुमंडल बताया, जलमंडल बताया। ठीक है, जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं। अब जैवमंडल बता रहा है, जैसे कि आप जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया होता है जीवमंडल का क्षेत्र जो होता है समुद्र से 8 किलोमीटर की दूरी तक होता है, उसी के बारे में बता रहा है कि जीवमंडल। ठीक है, क्षेत्र
जीवन पाए जाते हैं। जैसे कि जीवमंडल में काफ़ी विविधता होती है, उच्च विविधता पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं, भूमंडल के बारे में बताया गया है। ये देखिए कुछ पॉइंट्स, अगर लिथस का अर्थ है पत्थर, एटमस का अर्थ है वाष्प। ग्रीक भाषा में लिथस जो हम कहते हैं लिथोस्फीयर, और एटमॉस्फेयर, ठीक है। लिथस का अर्थ है पत्थर और एटमॉस का अर्थ है वाष्प, और हुडर का अर्थ दिया है जल। हुडर, जैसे कि आप एक बार देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, फैक्ट के रूप में दे सकता है मिलाने के लिए कि लिथस का क्या अर्थ है, एटमॉस का क्या अर्थ है, और वाष्प। लिथस एटमॉस हुडर दे देगा तो अच्छे से आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सा किस में मिलाना है। और बायोस, बायोस तो चलिए आप एक बार कंफर्म भी हो जाएंगे, जीवन है। बट हुडर और एटमॉस में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो आप एक बार इसे दोबारा देख लीजिएगा, 2 से 3 बार, क्लियर रहेगा माइंड में, ठीक है। चलिए भूमंडल के बारे में देखते हैं। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहते हैं। यह प्रपटी की चट्टानें तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवन के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भागों को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो बड़े भूभाग हैं महाद्वीप के नाम से, जैसे कि जो हमारी सेल बटी हुई है प्लेट टेक्टोनिक आप पढ़ते हैं, तो जिसमें जैसे बताया गया है कि जिस प्लेट का ज़्यादा भाग अगर स्थल है तो उसे स्थल प्लेट कहते हैं, और अगर मैक्सिमम पार्ट जो है समुद्र के रूप में है तो महासागरीय प्लेट कहते हैं। उसी प्रकार से बता रहा है महाद्वीप और महाबेसिन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विश्व के मानचित्र को देखिए। चलिए विश्व का मानचित्र बताया गया हुआ है। यहाँ पे जलमंडल के बारे में कुछ बताया है, थोड़ा सा देखते हैं हम भी। एक मिनट मैं आपको कर देता हूँ फुल, जिससे कि आपको क्लियर दिखे, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए उत्तरी अमेरिका, इसमें से जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ पॉइंट, वो आप मैपिंग के देखिए कुछ पॉइंटर्स दे रखे हैं। अपलेशियन पर्वत, देखिए अपलेशियन पर्वत ये रहा। रॉकी पर्वत है, ठीक है, रॉकी पर्वत। आप बताइएगा अपलेशियन पर्वत किस लिए फेमस है, ठीक है। अपलेशियन पर्वत पे कौन से खनिज पाए जाते हैं, ठीक है, ये आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। अल्पास, देखिए अल्पस दे रखे हैं यहाँ पे, अल्पस। एटलस, एटलस प्रोजी पाया जाता है। सहारा मरुस्थल यहाँ पाया जाता है, सहारा मरुस्थल जैसे कि, ठीक है। और ये देखिए यूराल पर्वत, जो एशिया को यूरोप से अलग करता है, यूराल पर्वत। फिर आपका ब्लैक सी, ठीक है, ब्लैक सी। और यहाँ पे आपको जैसे कि मैंने बताया था मेडिटेरियन सी को रेड सी से कोई जुड़ता है। स्टेट बताई थी, जैसे मैंने इम्पॉर्टेंट स्टेट के लिए क्लास डाला है, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो देख लीजिए। जैसे कि 15 से 16 मिनट की क्लास है, उसमें मैंने आपको सारी इम्पोर्टेंट स्टेट बता दी, जैसे कि बेरिंग स्ट्रेट, पनामा स्ट्रेट, जिब्राल्टर, भूमध्य सागर का स्रोत, मलक्का, हार्मुज, और यहाँ पे आपकी कौन सी स्टेट पाई जाती है, सॉरी यहाँ पे आप जो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में कौन सी स्टेट पाई जाती है, डोवर स्टेट, ठीक है। मैंने इंपॉर्टेंट स्टेट बताई है, तो उसे आप देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नील नदी के बारे में बता रहे हैं, नील नदी यहाँ से गुजरती है। हिमालय का पर्वत बताया हुआ है, जैसे कि इंपॉर्टेंट जो परितंत्र के बारे में है बता रहा है। ग्रैंड सेडी डेजर्ट कहाँ पड़ता है, ये देखिए। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बता रहा है ऑस्ट्रेलिया में, देखिए इम्पॉर्टेंट है मैपिंग के लिए, आप इसे मैप करते चलिएगा, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में एक नदी गुजरती है जिसे मारे डार्लिंग नदी कहते हैं, ठीक है। नदी का नाम क्या है बताता हूँ, मारे डार्लिंग नदी। मारे डार्लिंग, मारे डार्लिंग नदी, ठीक है। ठीक,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मारी डालिंग हो गया। ये आपका एंडीज़ पर रूट पड़ता है। सबसे लंबी श्रृंखला जो है एंडीज़ किस किस स्टेट से गुजरती है, कंट्री से, ये आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये आप मैप देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। और यहाँ पे देखिएगा जैसे कि डेजर्ट के लिए मैंने ग्रास लैंड के लिए मैंने डाली है क्लास, वो भी आप देख लीजिएगा। जैसे कि ब्राज़ील में कंपास पड़ता है और अर्जेंटीना में आप देखते हैं तो यहाँ पे पंपास पड़ता है और अर्जेंटीना में पंपास पड़ता है। और अर्जेंटीना में आपका एक मरुस्थल पड़ता है, उसका क्या नाम है आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मैं बताऊंगा तो आप उसे देखेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। काफ़ी लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, इससे ये बेनिफिट होगा, ठीक है। देखिए डुकेंसी पर्वत बता रहा है। और यहाँ पे एक नदी पड़ती है जो ये कर्क रेखा आपकी है, ये विषु है और ये मकर रेखा है। तो विषु रेखा कहाँ कहाँ से गुजरता है तो आप देखेंगे इसके लिए इक्वाडोर एक शॉर्टकट है। इक्वाडोर को लंबा किया, इक्वाडोर को लंबा किया कोलंबिया, और इक्वाडोर को लंबा किया कहाँ तक, ब्राज़ील तक। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, ठीक है। आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पे कंट्री पड़ती हैं, कॉन्गो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केनिया, सोमालिया, ठीक है। इसमें क्या आप कंट्री आप खुद देखिएगा, एक बार मुझे कंफर्म कीजिएगा क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ। मैंने अगर कोई कंट्री का नाम छोड़ा है तो किस कंट्री का नाम छोड़ा है जो आपको नहीं बताया है। और यहाँ पे आप देखते हैं इंडोनेशिया पड़ता है, इंडोनेशिया, मलेशिया, ठीक है। तो ये देखिएगा मेडिटेरेनियन जो आपकी विषु है किस किस स्टेट से किस किस कंट्री से गुजरती है, ठीक है। और देखिएगा जो आपकी विषु रेखा है, विषु रेखा को ऐसी कौन सी नदी है अफ्रीका में जो 2 बार काटती है रेखा को, ठीक है। और इंडिया में कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, मैं बता दे रहा हूँ, माही नदी, ठीक है। माही नदी जो है गुजरात में जो आपकी बनाती है, गुजरात खाड़ी में गिरती है, वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा अब विषु पे कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, और मकर रेखा पे कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। नदी का नाम आप बताइएगा, ठीक है। जैसे मैंने एक बता दी है, ये आपकी नदी है माही। यहाँ पे चलिए मैं ये भी बता देता हूँ, ये जिम्बेजी नदी पड़ती है, जिम्बेजी, ठीक है। ये लास्ट नाम आप बताइएगा कि यहाँ पे, चलिए मैं ही बता देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे कि इतनी क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं आप। यहाँ पे आपकी लिम्पोपे नदी पड़ती है, ठीक है, लिम्पोपे, लिम्पोपे नदी, ठीक है। यहाँ पे लिम्पोपे नदी है आपकी, ठीक है, लिम्पोपे, मैं लिख दे रहा हूँ नाम जैसे कि आपको, लिम्पोपे नदी, ठीक है। ये लिम्पोपे नदी और ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है हमारे डार्लिंग नदी, ठीक है। ये आपकी लिम्पोपे ये पड़ती है, लिम्पोपे, जिम्बेजी यहाँ पे पड़ती है और माही यहाँ, ठीक है। चलिए जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताएं, ये आप मैप में 2 से 3 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, सही कर लेते हैं पहले नोट्स। जी, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट का है, जिसकी ऊंचाई क्या है 8,848। जैसे कि आप जानते हैं चीन ने अभी कुछ समय पहले नापा था, तो इसमें बताया है कि 8,848.86, ठीक है। इसमें 86.86 मीटर और ऐड कर दिया है, 0.86, ठीक है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का कौन सा गर्त है, मोरियाना गर्त। तो मोरियाना गर्त सबसे नीचा भाग है, गहरा भाग है, और सबसे ऊंचा भाग कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। तो आप चलिए नेक्स्ट देखते हैं महाद्वीप के बारे में, जिसकी गहराई कितनी है बताया गया है 11,022 मीटर, ठीक है। ये देखिए एक फैक्ट के रूप में, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नार्गे शेरपा 29 मई 1952 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। ये क्वेश्चन आपका भी पेट के फॉर्म में आया हुआ था कि भारत का कौन सा व्यक्ति था जो माउंट एवरेस्ट पे सबसे प्रथम चढ़े थे।
ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट के रूप में आप याद रख लीजिएगा। जापान की जुको तोवाई विश्व की पहली महिला थी। महिला के बारे में भी बताया गया है, कौन थी? जापान की जुको तोवाई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। बिछेंद्री पाल जो थी भारत की पहली महिला थी जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर कदम रखा। ठीक है, महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं, जैसे आपने देखा एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मैं मैप पे दिखा देता हूँ आपको एक बार अगेन। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, ये अंटार्कटिका। ठीक है, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कुछ फैक्ट हैं इसमें जो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से गुजरती है। एशिया पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। ठीक है, यूराल का पर्वत मैंने आपको दिखाया था जो यूरोप से अलग करता है। ठीक है, यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया जो होता है उस भाग को क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं। ठीक है, यूरोप जो है एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त से होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए। ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट अफ्रीका देखते हैं। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तो सबसे बड़ा कौन सा द्वीप है? एशिया। एशिया के बाद कौन सा है? अफ्रीका। ठीक है, विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरता है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तर गोलार्ध में स्थित है। आप पाएंगे कि यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर देखिए 3 रेखा गुजरती हैं, कर्क रेखा भी, विषुवत रेखा भी और मकर रेखा भी। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है, आप इसे इम्पोर्टेंट समझ के याद कीजिएगा। ठीक है, काफ़ी बार पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों महासागरों से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका बताया गया। उत्तरी अमेरिका जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो सबसे सर्वप्रथम पे कौन सा है? एशिया, फिर क्या है? अफ्रीका, फिर क्या है? उत्तरी अमेरिका। ठीक है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका। ये देखिए यहाँ पे क्लियर मैप देखेंगे आप। कहा जाता है कि यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तर एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? देखिए 3 महासागरों से कौन कौन से महासागर से घिरा है? चलिए मैं भी बताता हूँ आपको, पहले कंप्लीट बता देते हैं। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज जो पर्वत पड़ती है वो श्रृंखला बता रहा है स्थित है, जो आपने देखा था। कहाँ से किस किस कंट्री से गुजरती है एंडीज पर्वत श्रृंखला, ये आप बताइएगा। उत्तर से दक्षिण फैली है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। ठीक है, जो नील नदी कहाँ से निकलती है? सूडान से, जो साउथ सूडान से निकलती है। और मिस्र में कौन से स्थान ऐसा स्थान है जहाँ पे ब्लू नाइल और वाइट नाइल मिलती है? तो खार्तूम एक स्थान है जहाँ पे ब्लू नाइल यानी नील नदी और सफ़ेद नदी मिलती है संयुक्त रूप से। और आप बताइएगा कि अभी इथोपिया और मिस्र के बीच में विवाद हुआ था, किस बांध के कारण विवाद हुआ था जो नील नदी पर ही बना हुआ है? उस बांध का क्या नाम है ये आप बताइएगा। ठीक है, और जो एशिया नील नदी किस किस कंट्री से गुजरती है ये आप बताइएगा। और नील नदी पर एक जलप्रपात स्थित है, उस जलप्रपात का नाम क्या है ये आप बताइएगा। ठीक है, जैसे कि मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप क्वेश्चन सर्च करेंगे तो आपको कम्प्लीटली आपका मैपिंग साथ साथ क्लियर होती रहेगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कौन सी जल संधि पड़ती है, तो मैंने बताया था यहाँ पे पनामा है। ठीक है, पनामा स्टेट है। ठीक है, जो उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ती है।
पनामा स्टेट, ठीक है। जल संधि पानी का शकरा भाग होता है जो दो बड़े जल राशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में फैक्ट देते हैं, जैसे कि यहाँ पे कौन सी जल संधि पड़ती है, तो आप याद रखिएगा यहाँ पे कौन सी जल संधि पड़ती है, बता देता हूँ। पाक स्टेट, पाक जल संधि पड़ती है भारत और श्रीलंका के बीच में, पाक, ठीक है। जैसे कंफ्यूज ना हो जाइएगा पाक के नाम से कि पाकिस्तान के साथ में नहीं, भारत और श्रीलंका को जोड़ती है पाक संधि। ऑस्ट्रेलिया विश्व की, अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ लेते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, तो आप देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो ऑस्ट्रेलिया कंट्री ऑफ इस्टेब्लिश है, छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। वह चारों तरफ से महासागरों तथा महासमुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। तो आप ये याद रखिएगा कि क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है। जैसे कि आप जो पेपर देते हैं यूपीएससी का, तो उसमें नॉर्मल क्वेश्चन ही आता है, कोई ऐसा नहीं है कि उसमें हाई फाई पूछेगा कि आपसे इतना अंदर डीप में चला जाए कि आप भी कंफ्यूज हो जाएं। उसमें नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा, बट इस नॉर्मल में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे कि मैंने अभी पेपर देखा था 2018 का, तो उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जो हमारा नीति आयोग बना है 2080 का या इससे पहले का मुझे याद नहीं है, बट क्वेश्चन मुझे याद है कि क्वेश्चन आया हुआ था कि नीति आयोग ने किसके जगह पे किसका प्लेस लिया है। तो सोचिए आप, इतना इजी क्वेश्चन दिया हुआ था, क्योंकि उसमें सिर्फ आपका ये चेक करना चाहता है आपका आईक्यू लेवल क्या है, माइंड सेट क्या है आपका। ऐसा नहीं कोई हाई फाई क्वेश्चन देगा, तो नॉर्मल क्वेश्चन देगा, ऐसे क्वेश्चन देगा जिसमें आप फंस सकते हैं। तो आपको सिर्फ इसमें माइंड लगाना है और आपको सिर्फ नॉर्मल जितना पढ़ना है उसको मल्टी टाइम रिविज़न करना है, ठीक है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ़ की परतों में ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार की स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पर स्थित हैं। भारत के जो कौन कौन से हैं, मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और एक और है शोध जिसका नाम है भारती, ठीक है। तो आप याद रखिएगा 3 है हमारे, मैत्री, दक्षिण गंगोत्री, भारती भी है, ठीक है। भारती भी है, ठीक है। चलिए जलमंडल के बारे में देखते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल है, 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित होते हैं। महासागर, नदियाँ, झील, हिमनद, भूमिगत जल, वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागर में पाया जाता है। तो इसका आप सीक्वेंस क्या है ये आप चलिए मैं आगे क्लास में बताऊंगा। जैसे कि आप आगे भी यही टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको क्लियर करूंगा कि सबसे ज़्यादा जल कहाँ पाया जाता है। उसके बाद जैसे कि इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसका आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। जो शॉर्ट फॉर्म है चलिए बताते हैं। मैंने अपनी याद करने के लिए बताई थी और आपको बता दे रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जल का क्रम जो है कि जल कहाँ पाया जाता है उसके बाद किस क्रम में, मैंने बनाया था ओइलर, ठीक है। ओइलर, ओइलर, ओ से ओशियन, आई से आइस, ई से अर्थ, एल से लेक, ए से एयर और आर से रिवर, ठीक है। ओइलर, ओशियन, आइस, अर्थ, लेक, एयर, रिवर, ठीक है। चलिए मैंने आपको शॉर्टकट बता दी, आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन में आ जाता है, सीक्वेंस पूछ लेता है कि पानी का बढ़ता क्रम क्या है या घटता क्रम, ठीक है। महासागर के बारे में देखते हैं। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागर जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वारभाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर हैं। देखिए बड़े से छोटे क्रम बता रहा है, तो इसका भी क्रम देख लीजिएगा। पैसिफिक प्रशांत महासागर है, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिण महासागर, उसके बाद आर्कटिक महासागर, ठीक है। तो पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, हिंद ओशियन और नॉर्थ है,
और फिर अंटार्कटिका है, ठीक है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, यह पृथ्वी की 1/3 भाग पर फैला है। तो देखिए पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है प्रशांत महासागर। और मोरियाना गर्त आपने देखा था जैसा कि प्रशांत महासागर में स्टेब्लिश है, ठीक है। अब ये भी पूछ सकता है आपसे किस महासागर का शेप क्या है, तो इस शेप के लिए भी याद कर लीजिएगा। प्रशांत महासागर कैसा है, लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उसके किनारे कौन से कंट्री या पूरा आप समझ सकते हैं कंप्लीट स्टेब्लिश है द्वीप। तो एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, उत्तर दक्षिण अमेरिका है, चारों ओर स्थित हैं। जैसे कि आप देखते हैं इसके पूर्व में जो इंडिया है, पूर्व में देखते हैं तो आप एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, और पश्चिम में पूर्व में देखेंगे तो अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और पश्चिम में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया और एशिया है, ठीक है। अब देखते हैं अटलांटिक महासागर कैसा है। तो अटलांटिक महासागर तो आप जानते हैं जैसे कि इसका शेप कैसा दिखता है, ऐसा आकार का है। अटलांटिक महासागर का ये आकार ऐसा आकार का है, दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तरी एवं दक्षिण अमेरिका, ठीक है। पश्चिम किनारे पर क्या है, उत्तरी एवं दक्षिण अमेरिका है। पूर्वी किनारे पर यूरोप, अफ्रीका है, ठीक है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दुत्रित है, क्या है, दत्वरित है। जैसे कि काफ़ी चेंजेस में है, नियमित नहीं, अनियमित है। यह अनियमित एवं दुत्रित तट रेखा प्राकृतिक पोतश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है, ठीक है। व्यापार की दृष्टि से कौन सा व्यस्त महासागर है, अटलांटिक महासागर, ठीक है। हिंद महासागर ये एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है, ठीक है। तो हिंद महासागर कैसा आकार है, त्रिभुजाकार। आपने देखा कि प्रशांत महासागर का कैसा आकार है, गोल है, और अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है, ऐसा आकार का है, और हिंद महासागर कैसा है, त्रिभुजाकार है, ठीक है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। दक्षिण महासागर अंटार्कटिक महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला है, ठीक है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छछिले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बैरिंग स्ट्रेट कहते हैं। बैरिंग संधि आप जानते हैं किसे किसे जोड़ता है, तो उत्तरी अमेरिका को एशिया से जोड़ता है जो रूस का पार्ट है, ठीक है, उस बैरिंग स्ट्रेट। अब वायुमंडल के बारे में जानते हैं। तो हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है, ठीक है, 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल के इसके घटकों तापमान अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। इन 5 परतों की सतह में क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, बहिर्मंडल, ठीक है। तो क्षोभ मंडल आप जानते हैं कितना होता है, जैसे कि क्षोभ मंडल आप देखेंगे तो जीरा होता है, ये महाद्वीप पे होता है, महाद्वीप पे मिनिमम 8 किलोमीटर तक होता है क्षोभ मंडल, और जो एवरेज होता है 13 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। और आप उस पे महासागर पे देखेंगे तो 18 किलोमीटर तक। महाद्वीप पे जो इसकी ऊंचाई होती है 8 किलोमीटर तक और महासागर पे 18 किलोमीटर तक। तो जो एवरेज बताया जाता है 13 किलोमीटर बताया जाता है, ठीक है। समताप मंडल कहाँ तक है, तो 50 किलोमीटर तक पड़ता है। और समताप मंडल में आप जानते हैं जैसे कि क्षोभ मंडल में सारी जो हमारी प्राकृतिक क्रिया होती हैं, वर्षा है, प्रदूषण है, तो किसमें होता है, क्षोभ मंडल तक सीमित होता है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, आप जानते हैं जैसे ओजोन परत 10 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक ओजोन परत पाई जाती है। और इसे ओजोन को किस में मापा जाता है, डॉप्सन में मापा जाता है, ठीक है, जो समताप मंडल में पाती है। और इसमें से कौन कौन सी किरणें ओजोन की जो होती हैं हमारे लिए खतरनाक होती हैं, तो याद रखिएगा
जो ओजोन की अल्ट्रावायलेट बी और सी, अल्ट्रावायलेट बी एंड सी हमारे लिए खतरनाक होती है, ठीक है, बी एंड सी, ठीक है। मध्यमंडल, मध्यमंडल में याद रखिएगा सबसे कम तापमान होता है मध्यमंडल में होता है, कितना होता है, माइनस का 90 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, माइनस का 90 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। और याद रखिएगा जो तापीय विलोमता का आप आगे पढ़ेंगे अभी तो बताऊंगा मैं, तापीय विलोमता का जो प्रक्रम होता है समताप मंडल में पाया जाता है। और समताप मंडल में जो तापमान होता है, पहले आप समताप मंडल में शुरुआत में देखेंगे तो -57 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, माइनस का 57 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब आप 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। तो इसमें तापीय विलोमता होती है, क्यों होती है, इसका रीजन और इसके बारे में प्रोसेस में आपको आगे बताऊंगा, जैसे कि आगे एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्लियर करूँगा कंप्लीट, ठीक है। और आयन मंडल में ऐसा मंडल है जहाँ पे तापमान जो होता है मैक्सिमम यहाँ पे कम हो जाता है, बहुत कम तापमान जो यहाँ पे होता है मैक्सिमम होता है, यानी कि कम नहीं होता इतना। इसमें आयन पाए जाते हैं, तो आयन के रीजन से जितने भी हमारे जो क्षुद्र ग्रह होते हैं या जो टकरा के आते हैं पृथ्वी की तरफ वो इसी में जल जाते हैं, घर्षण के कारण जल जाते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, इसमें जो चमकदार बादल दिखते हैं बैरियोशन कहते हैं उसे, मैं नाम याद नहीं आ रहा है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, बैरियोल कहते हैं उसे, चमकदार बादल इसी आयन मंडल में पाए जाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में बता दिया है कि आगे आपको जब पढ़ाऊँ तो आपका दोबारा रिवीजन हो, आपको पता रहे, तो आपको ज़्यादा बताना ना पड़े, आप समझ जाएं। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन नाइट्रोजन का बना है, तो इसके लिए भी एक क्रम है। वायुमंडल में मुख्यतः क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन कितनी है, 78%, ऑक्सीजन कितनी है, 21%, दूसरी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। तो थर्ड नंबर पे जो आएगी हमारी ऑर्गन आती है, पहले ऑर्गन मिलती है फिर कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि की मात्रा 1% है, जैसे कि इसमें बता रहे हैं 1%, बट आगे आप पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी कम मिलेगी। जैसे कि 78% आपको नाइट्रोजन देखते हैं, तो 21% ऑक्सीजन, और जो ऑर्गन है आपकी 0.09% होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी 0.03% थी, बट इंक्रीज के कारण 0.04% हो गई है, ठीक है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो याद रखिएगा ये पॉइंट कि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यदि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है। तो याद रखिएगा CO2 के बारे में कि जो सूर्य से विकिरण आता है, सूर्य से, उसके लिए कैसी है, पारदर्शी, और जो पृथ्वी से छोड़ी जाती है विकिरण उसके लिए क्या है, अपारदर्शी है, ठीक है। सूर्य द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है, ठीक है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है या पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है, यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेज़ी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है, ठीक है। चलिए, ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि ऊंचाई पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो मैं ये भी आपको बता देता हूँ, जैसे 100 आप देखते हैं कि 90 किलो जो पृथ्वी पे वायुमंडल में जो सभी गैसें पाई जाती हैं, ये 32 किलोमीटर तक सब का भार जो होता है 32 किलोमीटर तक 90% तक जो गैसों का भार है, 90% गैसें 32 किलोमीटर तक पाई जाती हैं, ठीक है। सिर्फ 32 किलोमीटर तक सभी गैसों का 90% पाया जाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और 90 किलोमीटर के आगे आप CO2 और जलवाष्प नगण्य होता है, यानी कि अवेलेबल नहीं होता है वहाँ, उसके बाद फिर CO2 जलवाष्प नहीं होता है, ठीक है, जलवाष्प। और आप देखते हैं कि आप जाएंगे 120 किलोमीटर के ऊपर, 120 किलोमीटर के ऊपर ऑक्सीजन समाप्त हो जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन नगण्य हो जाती है, ठीक है। ये 3 पॉइंट याद रखिएगा कि 32 किलोमीटर के ऊपर
सभी गैसों का 90% भाग जो होता है 32 किलोमीटर तक पाया जाता है, और 90 किलोमीटर के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प समाप्त हो जाती है, और 120 किलोमीटर के बाद ऑक्सीजन नगण्य हो जाती है, समाप्त हो जाती है, जैसे कि यानी कि उसके बाद नहीं पाई जाती है। चलिए ऊपर की ओर जाते हैं। तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दबाव महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। तो देखिए ये कारण है, वायु दाब जो होती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। ठीक है, इसका रीजन क्या होता है ये भी आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा, आगे जब आप पढ़ेंगे हाई स्टैंडर्ड में। तो अभी मैं आपको हर फैक्ट नहीं बता रहा हूँ कि आगे भी बचा रहे हमारे पास कि आपको हम बता सकें। ठीक है, अब जीवमंडल के बारे में पढ़ेंगे। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ जैसे सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया आदि से लेकर बड़े स्तनधारी प्राणी सभी पाए जाते हैं। ठीक है, जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों जंतु जगत एवं पादप जगत में व्यक्त किया गया है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में परस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को क्रिया न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों का काटा जाए तो इससे ढालुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेज़ी से होने लगता है। तो आप जानते हैं जैसे कि अगर पेड़ कम होंगे तो कटाव ज़्यादा होता है, इसीलिए बताया जाता है कि पेड़ लगाएं। इस प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ भाग में पानी में डूब गया। ये जैसे कि 2050 या 60 की एनसीईआरटी है, तो उसी के रिगार्डिंग बताया जा रहा है। यह जल दूसरे जीवों के लिए नुकसान पहुंचाता है। चलिए आगे देखते हैं। उद्योग, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों को उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इससे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। ठीक है, भूमंडलीय ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा अभिसंधि हुई थी? ठीक है, वो नाम बताइएगा। मॉन्ट्रियल हुआ था या क्योटो हुआ था प्रोटोकॉल? कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था? ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैसों पर प्रतिबंध लगाया गया था? क्या किया गया था ग्लोबल वार्मिंग के लिए? क्या किया जा रहा है और भारत में कब अपनाया गया, इसके बारे में बताइएगा। और भारत ने अभी जल्द ही कौन सी नीति रखी है कि ग्लोबल वार्मिंग करने के लिए, ठीक है, कौन सी गैसों पर प्रतिबंध लगाने की बात की है? तो मैं ये आपको बता देता हूँ। जैसे कि भारत ने HFC पे प्रतिबंध लगाने की बात कही है कि 2030 तक जो भारत है 50% तक, और 2050 तक कोशिश करेगा कि 100% HFC को समाप्त कर दे, जैसे यूज़ करना बंद कर दें। चलिए यह चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? तो इसके क्वेश्चन देखिए, आप बताइएगा। मैं बता दे रहा हूँ, हिंट दे दे रहा हूँ, आप बताएंगे कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो एशिया यूरोप को अलग करती है। तो मैंने बताया था कौन सी पर्वत श्रृंखला है। तो एंडीज़ तो आप जानते हैं कहाँ पे है, ये एंडीज़ दक्षिण अमेरिका में है। हिमालय तो आप जानते हैं भारत के पास में है। तो कौन सा बचा, ये आप समझ सकते हैं। उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका कैसे जुड़ा है, किससे जुड़ा है? मैंने जल संधि का नाम बताया था आपको, जल संधि से जुड़ा है, और जल संधि का नाम मैंने आपको बताया था। नाम क्या है ये आप बताइएगा। ठीक है, मैंने ये तो बता दिया कि जल संधि से जुड़ा है। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये तो नॉर्मल आप समझ रहे होंगे कि नाइट्रोजन का प्रतिशत अधिक है। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है? तो कौन सा भाग बना है? तो जान ही सकते हैं कि जलमंडल तो जल का बना है, वायुमंडल वायु का बचना है, तो क्या बचा? थलमंडल। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। एशिया के बाद कौन सा है? अफ्रीका। और अफ्रीका के बाद कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। ठीक है, चलिए तो ये कंप्लीट हुआ चैप्टर। जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप है। तो देखिए चैप्टर आपका ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही चैप्टर है। तो चलिए इसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं ये चैप्टर, जैसे कि टाइम काफ़ी हो गया और आप वीडियो भी शॉर्ट बनाए जिससे कि आप भी बोर ना हो। और ठीक है, तो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो, जैसे कि हमारा प्लान कंटिन्यू है, तो आपको मैं कंप्लीट एनसीईआरटी बढ़ाऊँगा, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इसके लिए हमारा चैनल लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और कृपया शेयर करते रहिए कुछ लोगों को, जैसे कि सब्सक्राइब बढ़ाइए,
हमारा भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाइए कि हम आपको इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।